नमस्कार, हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम एडिटर। आज की इस वीडियो में हम एक इंटेलिजेंस थ्योरी की बात करेंगे जिसका नाम है बहुबुद्धि सिद्धांत, और इसको गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कहा जाता है। किसी भी टीचिंग एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इस थ्योरी से सवाल आने की, क्वेश्चंस बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, इसका नाम है बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखिए, जो बाकी थ्योरी है किसी का नाम है मल्टी इंटेलिजेंस नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल, मल्टी या फिर इसके जैसे जो नाम है उनमें आपको दिक्कत हो सकती है, तो बहुत ही ध्यान देना है कि बहुबुद्धि सिद्धांत को मल्टीपल इंटेलिजेंस कहा जाता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहा जाता है। इसको 1993 में हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। और इसके अन्य क्या नाम है? गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस या फिर मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी इसको कहा जाता है। इसके हमें नाम याद रखना है कि इसके क्या क्या और नाम है, किसने दिया था और इस थ्योरी को कब दिया गया था, ठीक है। अब देखेंगे, गार्डनर डिफाइंड इंटेलिजेंस एज इंटेलिजेंस इज अ बायोसाइकोलॉजिकल पोटेंशियल टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्टिवेटेड इन अ कल्चरल सेटिंग, ठीक है। कैन बी एक्टिवेटेड इन अ कल्चरल सेटिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और क्रिएट प्रोडक्ट्स दैट आर ऑफ वैल्यू इन अ कल्चर। अब देखते हैं हिंदी में इसको, देखते हैं। गार्डनर ने बुद्धिमत्ता को इस प्रकार परिभाषित किया: बुद्धिमत्ता जानकारी को संसाधित करने की एक जैव मनोवैज्ञानिक क्षमता है जिसे समस्याओं को हल करने या किसी संस्कृति में मूल्यवान उत्पाद बनाने के लिए सांस्कृतिक सेटिंग में सक्रिय किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, मतलब सॉल्व प्रॉब्लम्स या फिर समथिंग, क्रिएटिंग समथिंग न्यू दैट इज वैल्यूएबल इन अ कल्चर। यहाँ पे इसको हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं कि गार्डनर ने बताया कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, ये कोई एक क्षमता नहीं है। एक क्षमता से यहाँ पर क्या मतलब है? अगर हम बात करें कि किसी इंसान में केवल केवल और केवल लॉजिकल रीजनिंग इंटेलिजेंस ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी इंटेलिजेंस यहाँ पर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल एक ही उसमें इंटेलिजेंस का जो फैक्टर है वो हो। तो कई सारी बुद्धि होती हैं। किसी का जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, किसी का मात्रा हम कह सकते हैं कि कभी ज़्यादा होती है तो किसी में कम होती है, बट ऐसा नहीं है कि किसी में केवल एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। हर इंसान में अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं, अगर इस थ्योरी की बात करें तो। हाँ, ये अलग बात है कि कौन सी बुद्धि ज़्यादा प्रबल है, कौन सी बुद्धि कम प्रबल है। देखेंगे, इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धियां बताई, जिनमें भाषाई बुद्धि, जिसको लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसके नाम हमें याद रखने हैं क्योंकि नाम से कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं। भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय बुद्धि, जिसको लॉजिकल मैथमेटिकल कहा जाता है। स्थानीय बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस। शारीरिक गतिकी, इसको बॉडी काइनेस्थेटिक कहा जाता है। संगीत बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। वैयक्तिक आत्म, इसको इंटरपर्सनल कहा जाता है। और वैयक्तिक अन्य, इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, इन सभी को हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। 8 प्राकृतिक या नेचुरलिस्टिक। अब ये जो 9 बुद्धि हैं, ये स्टार्टिंग में बताई थी गार्डनर ने कि 9 तरह की बुद्धि होती हैं। लेकिन ये 9 और 10 नंबर ये क्या है? जब बाद में अन्य मनोवैज्ञानिकों ने, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस थ्योरी का अध्ययन किया और उसके बाद में 2 पॉइंट और ऐड किए। उन्होंने कहा कि 2 तरह की बुद्धियां और होती हैं। एक होती है आध्यात्म, जिसको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कहा जाता है। दूसरा है अस्तित्ववादी, इसको एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। अगर जो सीटेट की दृष्टि से हम बात करें तो हमें केवल यहाँ पर, सॉरी, ये 8 यहाँ पर लिखना है हमको। हमें केवल 8 बुद्धि कंसीडर करनी है। अगर सीटेट की बात करें हम, तो हमें 8 बुद्धि यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद अगर बात होती है तो बाद में 2 बुद्धि यहाँ पर ऐड की गई थी। अब हम इन सभी तरह की बुद्धि को ध्यान से देखेंगे अलग अलग। पहले है भाषाई बुद्धि, इसको शाब्दिक बुद्धि कहा जाता है और इंग्लिश में इसका नाम है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इस बुद्धि में क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें
रीडिंग से जुड़ी ही एबिलिटी, हियरिंग एबिलिटी, स्पीकिंग एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी, डिबेटिंग एबिलिटी, डिस्कशन एबिलिटी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अच्छे से पढ़ सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे अच्छे से सुन सकते हैं। अच्छे से सुनने का क्या मतलब है? अच्छे से सुनने का मतलब है कि अगर टीचर ने कुछ भी चीज क्लास में बताई है तो कुछ बच्चे उसको अच्छे से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ये एबिलिटी कम होती है, उसको समझ नहीं पाते। कुछ बच्चे एकदम साफ बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, उनके जो शब्द चयन होते हैं वो अच्छे होते हैं, वोकैब अच्छी होती है। वहीं कुछ बच्चों में ये चीज कम होती है। राइटिंग देखते हैं, कुछ बच्चे काफी अच्छा लिखते हैं, जल्दी लिख लेते हैं, कुछ बच्चे फास्ट लिखते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे सही से नहीं लिख पाते हैं, शब्द चयन उनका अच्छा नहीं होता है। और डिबेटिंग की बात की जाए तो डिबेट अगर कर रहे हैं तो डिबेट का मतलब है, डिबेट और डिस्कशन जब होता है तो इसका मतलब है कि जो थॉट प्रोसेस है यहाँ पर ज़्यादा तेजी से होता है, क्योंकि एक पॉइंट आया और आपको उसको काउंटर करना होता है, उसके आपको अगेंस्ट में बोलना होता है। ठीक है, काउंटर करना होता है इस पॉइंट को। तो यहाँ पर आपको जो शब्द हैं वो जल्दी जल्दी आपके माइंड में आने चाहिए, जो पॉइंट्स हैं वो आने चाहिए। ठीक है, तो किसी में डिबेटिंग, कुछ बच्चे डिबेट कर पाते हैं अच्छे से, कुछ नहीं कर पाते हैं। वहीं डिस्कशन के साथ भी ऐसा ही होता है। तो भाषाई बुद्धि में ये केवल हम इन चीज़ों को कंसीडर करते हैं कि इन अगर ये चीज़ें हैं तो इनके बेसिस पर ही हम भाषाई बुद्धि, शाब्दिक जो बुद्धि है उसको हम कंसीडर करते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जो पोइट होते हैं, कवि होते हैं, राइटर होते हैं, जो लेखक होते हैं, उनमें भाषाई बुद्धि या शाब्दिक बुद्धि ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका काम होता है शब्दों के साथ खेलना। वो जो पोइट होते हैं वो शब्दों से, कुछ शब्दों से ही क्या करते हैं, एक अच्छी पोएम बना देते हैं। राइटर होते हैं वो शब्दों से ही एक अच्छी कहानी, एक उपन्यास लिख देते हैं। शब्द वही होते हैं, भाषा भी वही है, बट पोइट और राइटर ऐसे हैं कि शब्दों का बहुत ही अच्छे तरह से चयन करके बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट बना देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जिनकी एक कविता है जो कि हो सकता है कि सभी ने पढ़ा हो, जिसका नाम है नीड़ का निर्माण फिर। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर को कई सारे अवार्ड भी इनको मिले थे, और स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में भी हम जानते हैं। तो ये तो हो गई भाषाई बुद्धि। नेक्स्ट है तार्किक गणितीय बुद्धि, जिसको लॉजिकल मैथमेटिकल कहा जाता है। तार्किक गणितीय, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि कुछ बच्चे जो मैथ के सवाल होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, या फिर जो लॉजिक्स होते हैं, उनको कुछ बच्चे तो तेजी से अच्छे से समझते हैं, कुछ बच्चे उनको नहीं समझ पाते हैं जल्दी। मतलब कुछ बच्चे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर देते हैं, कुछ बच्चे जल्दी उसको जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो यही एबिलिटी आगे चल के अगर एक ही एबिलिटी पे काम किया जाए तो काफी जो एबिलिटी है वो बढ़ती चली जाती है। इसका एग्जाम्पल है मैथमेटिशियंस, जो गणितज्ञ हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनमें तार्किक गणितीय एबिलिटी ज्यादा होती है। श्रीनिवास रामानुजन की बात करें तो मैथ में अगर मैथमेटिशियंस की बात करें और इंडिया से रामानुजन का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इनके बारे में हम जानते हैं। वहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन का फिजिक्स में काफी ज्यादा योगदान रहा है। वहीं एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे स्थानीय बुद्धि। स्थानीय बुद्धि को स्पेशल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल नाविक, मानचित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, पायलट, आर्किटेक्ट। इसको अगर बहुत ही सिंपल भाषा में हम बात करें तो अगर आप किसी बच्चे से पूछें कि एड्रेस बताओ, अपने घर का एड्रेस बताओ, तो कुछ बच्चे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे कि आप पहले सीधे जाओगे, फिर आपको राइट मोड़ना है, एक पेड़ आएगा, उसके बाद आपको सीधे जाना है, ठीक है, फिर आपको दक्षिण दिशा में मुड़ना है, और फिर मेरा घर आएगा, मेरा घर ऐसी ऐसी जगह पे, उसका रंग ऐसा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो स्थान से रिलेटेड है, ठीक है, स्थान से रिलेटेड चीजें हैं या फिर जो वस्तु हैं उनसे रिलेटेड चीजें हैं, उनको वो अच्छे से समझ पा रहे हैं और अच्छे से व्यक्त कर पा रहे हैं। जैसे नाविक की बात करें तो जब एक नाविक को यहाँ पर इसलिए रखा गया है, नाविक में स्पेशल इंटेलिजेंस ज्यादा होता है, क्योंकि जब एक नाविक समुद्र में होता है, ठीक है, तो वहां पर कोई रोड नहीं होता है, कोई साइन नहीं होता है, दाएं बाएं जाने का कुछ भी वहां पे लिखा नहीं होता है। उनके पास एक कंपास होता है और उसी के सहारे वो आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है, और वापस आते हैं। वही मानचित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, पायलट, आर्किटेक्ट, ये एग्जाम्पल हो गए।
नेक्स्ट देखेंगे शारीरिक गति की, इसको इंद्रियगत या क्रियात्मक और इंग्लिश में बॉडी काइनेस्थेटिक कहा जाता है। शारीरिक गति की या फिर इंद्रियगत क्रियात्मक बुद्धि उन लोगों में ज्यादा होती है जो कि अपनी बॉडी को अच्छे से कंट्रोल करके उसका यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे एथलीट्स, एथलीट्स जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनमें शारीरिक गति की या फिर बॉडी कैनेस्थेटिक एबिलिटी जो इंटेलिजेंस है वो ज्यादा होता है। अगर हम आप क्रिकेट की बात करें तो एक बॉल आती है, जो बॉलर है वो बॉल फेंकता है और बैट्समैन को पता है कि मैं किस तरह से इस बॉल को हिट करूं कि ये बाउंड्री के पार चली जाए। ऐसा हर इंसान नहीं कर सकता है, ये वही कर सकता है जिसमें बॉडी का एस्थेटिक इंटेलिजेंस ज़्यादा है। वही डांसर्स, डांसर्स जब डांस करते हैं, मूव करते हैं तो एक विशेष फॉर्म में मूव करते हैं, ठीक है। एक्टर्स, एक्टर्स अपनी बॉडी को यूज करते हैं, अपने एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे संगीत बुद्धि या फिर सांगीतिक, इसको इंग्लिश में कहा जाता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस उनमें ज्यादा होता है जो कि संगीत के साथ ज्यादा करीब होते हैं कहा जा सकता है, जैसे कि लता मंगेशकर, सोनू निगम, बीथोवन और ऐसे कई संगीतकार हैं जिनके अंदर जो संगीत बुद्धि है वो ज्यादा होती है। हर किसी में जो संगीत बुद्धि है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, वो ज्यादा नहीं होता है। हाँ, हम केवल उतना इंटेलिजेंस होता है कि हम बहुत से लोग समझ पाते हैं, म्यूजिक को समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन म्यूजिक को क्रिएट करना वो एक अलग लेवल की बुद्धि हो जाती है। तो वहां पर म्यूजिक को क्रिएट करने के लिए, एक अच्छा म्यूजिक क्रिएट करने के लिए म्यूजिकल इंटेलिजेंस होना ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट है व्यक्तिक आत्म, जिसको अंतर व्यक्तिक कहा जाता है। अंतर व्यक्तिक या फिर व्यक्तिक आत्म को इंट्रापर्सनल कहा जाता है। इसको बहुत ध्यान से देखना है, यह है इंट्रापर्सनल और यह है इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में काफी अंतर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब हुआ है? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप अपने आप को कितने अच्छे से जान पाते हैं, आपके मन में जो विचार चल रहे हैं आप उनको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, उनको कैसे उनको निकाल कर एक अच्छे रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने आप को दूसरों के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको अपने स्वयं के साथ तालमेल होना बहुत जरूरी है। आपको समझना होगा आपके इमोशंस कैसे हैं, कैसे उनको कैसे आपके इमोशन ट्रिगर होते हैं, कैसे आप उनको डील करते हैं। एग्जाम्पल जो फिलोसफर्स होते हैं, अरस्तु, सुकरात और बुद्ध, ये एग्जाम्पल है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के। अब बात करते हैं इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल में हमने बात की थी आपको खुद की भावनाओं को, खुद की फीलिंग्स को समझना होता है, ठीक है। वहीं जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है वो क्या है, इसको व्यक्तिकन या फिर अंतः व्यक्तिक कहते हैं। मतलब कि व्यक्तिकन या फिर अंतः व्यक्तिक, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, ठीक है, जो कम्युनिकेशन होता है एक तरह से, वहां पे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस काम में आता है। जैसे दूसरों के व्यवहार व भावनाओं को समझना। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे अगर आप टीचर हैं, आप अ, बच्चों के साथ आप डील कर रहे हैं तो जरूरी है कि आपको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पे काम करना चाहिए। क्योंकि जब आप बच्चों के साथ डील करते हैं तो पता होना चाहिए कि बच्चा किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है। बच्चा परेशान है तो फिर क्यों परेशान है, उससे बात करनी है हमें, और जो परेशानी का कारण है, जो प्रॉब्लम है, उसको ढूंढना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस काम में आता है। एग्जाम्पल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, सोशल वर्कर, लीडर जैसे कि महात्मा गांधी और मदर टेरेसा। साइकेट्रिस्ट होते हैं जो मनोचिकित्सक होते हैं, ये लोग जो जिनको जरूरत होती है मनोचिकित्सा की, उनके साथ बात करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और विभिन्न थेरेपी के द्वारा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, दूसरों की भावनाओं को समझ रहे हैं, चाहे वो सोशल वर्कर हुए, चाहे लीडर्स हुए, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट। हो सकता है कि आपका एक अच्छा दोस्त, आप अपने दोस्तों के साथ अच्छे से घुल मिल पा रहे हैं, ठीक है, और उनकी भावना को समझ रहे हैं, तो आप और आपके दोस्तों के बीच में आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा है। नेक्स्ट है प्राकृतिक या फिर प्रकृतिवादी, जिसको नेचुरलिस्टिक कहा जाता है। जैसे फार्मर, हंटर, टूरिस्ट, जूलॉजिस्ट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स। इसका मतलब ये है कि जो नेचुरलिस्टिक होते हैं उनमें प्राकृतिक बुद्धि ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो नेचर्स को अच्छे से समझते हैं। जैसे फार्मर्स, उनको पता है कि एक उनका अनुमान होता है, उनको पता होता है कि अब कौन सी फसल बोई जा सकती है, ठीक है। अब फसल अगर बोई है तो इसके साथ हमें क्या करना है, कैसे इसको ग्रो करना है।
भाई हंटर्स हंटर्स को पता होता है, उनमें एक नॉलेज होती है कि कैसे सरवाइव करना है, कैसे जंगल में सरवाइव करना है। जो जानवर है उनके बारे में पता होता है कि कौन सा जानवर जो है फ्रेंडली है और कौन सा अटैक कर सकता है। टूरिस्ट, जूलॉजिस्ट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, ये इसके एग्जाम्पल हो गया। तो ये 8 जो है पॉइंट हैं, फिर से एक बार हम देख लेते हैं 8 पॉइंट कौन कौन से हैं। भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, शारीरिक गति, संगीत बुद्धि, व्यक्तिकात्म, व्यक्तिखंड, प्राकृतिक। ये जो 8 तरह की बुद्धि हैं, ये हार्वर्ड गार्डनर ने अपने जब प्रतिपादित किया था मल्टीपल इंटेलिजेंस, तब इन्होंने बताई थी। और सीटेट की दृष्टि से हमको केवल ये 8 ही अभी कंसीडर करनी है। लेकिन उसके बाद इस पर और शोध हुआ तो पता लगा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस में 2 तरह की बुद्धि और आती है, वो है आध्यात्मिक बुद्धि और अस्तित्ववादी। हमें अभी इन 8 पर फोकस करना है, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक था थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये आज कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं हमने कौन कौन से जो टॉपिक हैं बुद्धि के सिद्धांत में वो कंप्लीट कर लिए हैं। हमने एक कारक सिद्धांत कंप्लीट कर लिया है, द्विकारक कंप्लीट कर लिया है, बहुकारक सिद्धांत कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, समूह कारक कंप्लीट कर लिया है, और आज हमने वह बुद्धि सिद्धांत को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास त्रिआयामी, त्रितंत्र, संवेगात्मक, तरल एवं ठोस बुद्धि, ए बी सिद्धांत, ये सिद्धांत बचे हैं। हम इनको अब आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आप अगर इन 5 सिद्धांत को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल जीएस एग्जामिनेटर पर जाइए, और प्लेलिस्ट के सेक्शन में एक सीडीपी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर सीडीपी से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी टॉपिक हैं, आप सभी टॉपिक को एक ही प्लेलिस्ट में पा सकते हैं, और आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए। थैंक यू।